Hello students, today we will start new chapter coordination compounds. But before that, in case you have not subscribed the channel, please subscribe it. Now question must be arised in your mind that why we are studying coordination compound, why are they important? So for that, if you remember the last chapter, D and F block elements, in that we have discussed that transition metal form a large number of complexes or coordination compound, और transition metal के जो complexes होते हैं they are of great importance. They are used as catalyst, they are used as reagent in many metallurgical processes, and they are used as analytical reagents, and they have many other uses. Next, chlorophyll. Chlorophyll जो होता है which is important for photosynthesis, it is a complex of magnesium. And hemoglobin, which is responsible for oxygen carrying capacity of blood, it is a complex of iron. While vitamin B12 जो है it is a complex of cobalt. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्लोरोफिल किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, देन आंसर विल बी आयरन. सिमिलरली वो हीमोग्लोबिन के लिए भी पूछ सकते हैं एंड फॉर विटामिन B12 भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है they are also involved in metallurgical processes, industrial catalyst and as analytical reagents. Coordination compound they also find many application in electroplating, textile dyeing and medicinal chemistry. And most important, metal ions they only exist in solution as coordination compounds. अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच वी हैव सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इट इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये जो आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डोनेट देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम. देन इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, आपने नॉर्मल आयंस देखे होंगे जैसे Cl माइनस या कार्बोनेट आयन CO32 माइनस या सल्फेट आयन SO42 माइनस. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक आयन लिखूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है FeCN6 और ऊपर चार्ज है 4 माइनस. एक और अगर मैं आयन लिखूँ तो आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन लग रहा है, तो यस इनको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं. दीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. तो जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किनको बोला जाता है. अगर आपको अभी भी डाउट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे करेंगे उसमें बॉन्डिंग करेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे, तो थिंग्स विल गेट मोर क्लियरर. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उन कंपाउंड्स को भी बोला जाता है जिसमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. देयर आर मेनी वेज टू कैटेगराइज द कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन अभी फिलहाल मैंने कैटेगराइज किया है कॉम्प्लेक्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. सो पहला है कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. तो कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं जिसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है. कॉम्प्लेक्स आयन कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसलिए इन्हें कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. देन वी हैव अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. तो अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. यू कैन सी द एग्जाम्पल, यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस पे नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर 4 माइनस चार्ज है और दूसरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है. देन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पे कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पे कोई भी चार्ज नहीं है. दे हैव 0 चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज. अब यहाँ
आप सोच सकते हैं कि पेपर में शायद डेफिनेशन पूछ लेंगे, तो इस टॉपिक में डेफिनेशन या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स कटायन है, अनायन है, इसकी आगे एप्लीकेशन आ सकती है नेमिंग में। जब आप नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहाँ पे आपको नेमिंग के रूल्स में जानना पड़ेगा कि अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैसे नेमिंग करनी है, अगर अनायनिक है तो नेमिंग कैसे करनी है, तो वहाँ इसके यूजेस आएंगे। तो इस चैप्टर में जो है, पर्टिकुलरली इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो यूज़फुल हैं टू नो द कंसेप्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आपको कुछ टर्म्स नहीं पता हैं या उनके मीनिंग्स नहीं पता है, तो आप बहुत सारे आंसर नहीं कर पाएंगे। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। अब डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो दोनों के अंदर ही हम दो कंपाउंड्स को स्टीशियोमेट्रिक रेशो में जो है मिक्स करते हैं और दोनों ही कंबाइन करके डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो जो डबल सॉल्ट है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैर्नलाइट, KCl, MgCl2.6H2O। तो इसमें दो सॉल्ट हैं, कौन कौन से? पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आ सकता है, ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछ लेते हैं, बिकॉज 12th के अंदर वी हैव टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट। तो अगर आप मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो वो जो है प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ लेते हैं। देन पोटैश एल्म, दिस इज अ डबल सॉल्ट, इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देन अगर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल देखें, यू कैन सी। अब आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर आप डबल सॉल्ट की बात करें, यहाँ पे आई हैव टेकन मोहर सॉल्ट। अगर आप मोहर सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड कि इट विल गेट डिसोसिएट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग आयन। ये Fe2+ में डिसोसिएट हो गया, अमोनियम आयन में डिसोसिएट हो गया, सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया, एंड साथ में वाटर है। तो इट मीन डबल सॉल्ट दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और अगर आप ये जो डबल सॉल्ट्स हैं इनको पानी में डिसॉल्व करें, तो ये सारे जो आयंस बने होंगे उस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, उसके सबके टेस्ट देंगे। जैसे मोर सॉल्ट है, ये Fe2+ का टेस्ट भी देगा, अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी देगा। सो दे रिस्पॉन्स टू करस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑफ आयंस। ऐसे अगर आप कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप ये देखेंगे इट विल गेट डिसोसिएट टू फॉर्म K+ एंड कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4-। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है Fe2+ एंड Cn- आयन में। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलें और इस पे आप Fe2+ का टेस्ट करें, तो ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि Fe2+ का जो टेस्ट वो तभी आएगा जब Fe2+ आयन बनेगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें Fe2+ आयन मिला ही नहीं, ना ही ये Cn- का टेस्ट देगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस, तो अब हम लिखेंगे कि डबल सॉल्ट दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, complexes have coordinate bond, double salt exist only in solid state because जब आप उसे पानी में डिसॉल्व कर देते हैं then it get dissociated into its corresponding ion, जबकि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है it exists in solid as well as in aqueous solution. Double salt they completely dissociate into simple ion in water, while जो complexes होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर. डबल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन, वाइल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन
aqueous solution. Now we will do some important terms related to coordination compounds. अब आप बोलेंगे क्या इन टर्म्स की डेफिनेशन आती है? तो कुछ एक दो टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आती है, बट ये टर्म्स जो हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मान लीजिए मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लीगेंट, काउंटर आयन, तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है कि लीगेंट किसको बोलते हैं, काउंटर आयन किसको बोलते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये जो टर्म्स हैं ये मेंशन होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे. इवन नेमिंग में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको पता है कि ये लीगेंट है या ये काउंटर आयन है, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. सो फर्स्ट वर्ड इज लीगेंट. Ligand are the chemical species which are electron donating in nature. They can donate their lone pair to the central metal atom and form coordinate bond. So ligand they donate their lone pair to the central metal atom. जो ligands हैं they can be charged or neutral. इसमें एग्जाम्पल हो सकता है वाटर. वाटर एक न्यूट्रल स्पीशीज है and it can donate its lone pair to the central metal atom, so ये ligand की फॉर्म में भी बिहेव करता है. then Cl माइनस, ये अनायनिक स्पीशीज है. अनायनिक मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. it can also behave as ligand in coordination compounds. ऐसे ही एक स्पीशीज आती है NO+. NO+ जो स्पीशीज है it is positively charged, और पॉजिटिवली चार्ज ligand बहुत कम होते हैं, बट NO+ जो है इट कैन ऑल्सो बिहेव एज लीगेंड. देन लीगेंड्स जो हैं दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर, और जो भी स्पीशीज लोन पेयर डोनेट करती है हम उसे लुईस बेस बोलते हैं. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लीगेंड्स दे आर बिहेविंग एज लुईस बेस. नेक्स्ट एक वर्ड आता है लीगेंड से रिलेटेड, वो आता है डेंटिसिटी. लीगेंड की डेंटिसिटी का मतलब ये है कि एक लीगेंड एट वन टाइम कितने कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना सकता है विद द मेटल एटम. जैसे कि आप वाटर का एग्जांपल लें. वाटर के पास अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब वाटर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ अपना एक लोन पेयर यूज कर सकता है. तो इट मीन वाटर के लिए डेंटिसिटी हो गई 1. लेकिन कुछ ऐसे लीगेंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो एक टाइम में 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं एंड लिंक टू मेटल एटम. वैसे डेंटिसिटी वर्ड आता है डेंट से, मीन टीथ, दांत. तो जो लीगेंट है वो मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो कहलाती है उसकी डेंटिसिटी. सो नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रल एटम और आयन. लीगेंड जिस भी मेटल एटम या आयन को अपना लोन पेयर डोनेट करता है और उसके साथ जुड़ा होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कहलाता है सेंट्रल एटम और आयन. क्योंकि मेटल एटम या आयन क्या करता है, लीगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. इस एग्जांपल में आप देखेंगे निकल इज द सेंट्रल मेटल एटम, और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इट इज द लुईस एसिड. ये लुईस एसिड क्यों होता है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द लोन पेयर फ्रॉम द लीगेंड. वाइल इस एग्जाम्पल में Cl माइनस एंड वाटर H2O दे आर द लीगेंड्स एंड दे आर द लुईस बेस. नेक्स्ट एक चीज हमने D एंड F ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में भी डिस्कस की थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे आर जर्नली फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लीगेंड्स. सो लीगेंड जो है उसको हम डेंटिसिटी के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहले लीगेंड्स आते हैं यूनिडेंटेड लीगेंड. यूनिडेंटेड का मतलब है ऐसे लीगेंड जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है. यूनि का मतलब होता है 1. सो लीगेंड which can bound to metal atom through a single donor site.
इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं Cl माइनस, H2O, NH3। देन आते हैं डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। इसमें डेंटिसिटी होती है 2, मीन एट वन टाइम अ लिगेंड कैन डोनेट इट्स 2 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो ये वो लिगेंड्स होते हैं विच कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर साइट्स। एग्जाम्पल आ सकते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन को इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। नेक्स्ट डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सलेट आयन C2O4 2-। देन ग्लाइसिनेट आयन, formula is NH2 CH2 CH2 COO-। नेक्स्ट आते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ऐसे लिगेंड विच हैव सेवरल डोनर साइट, दे कैन डोनेट सेवरल लोन पेयर एट वन टाइम टू द मेटल एटम। इसका एग्जाम्पल हो सकता है EDTA 4-। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब है एक टाइम में ये 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल एटम को। सो अब हम बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिगेंड हम लेंगे ऑक्सलेट आयन। सो ऑक्सलेट आयन को OX की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला लोन पेयर इट कैन डोनेट फ्रॉम O- साइड टू द मेटल एटम, और दूसरा लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है सेकंड O- से। तो इसी वजह से इट इज अ बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब ऑक्सलेट आयन अपने दोनों लोन पेयर यूज करता है टू बॉन्ड टू द मेटल एटम, तो यहाँ एक रिंग फॉर्म हो रही है और इस रिंग में काउंट करेंगे कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं इस रिंग के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन डायमीन का। इथाइलिन डायमीन भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको EN से भी लिखा जाएगा। तो इसमें जो 2 लोन पेयर हैं इट कैन डोनेट लोन पेयर थ्रू नाइट्रोजन टू मेटल एटम, और दूसरा लोन पेयर ये दूसरे नाइट्रोजन एटम से डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अगर ये अपने दोनों लोन पेयर यूज करता है बाय बॉन्डिंग थ्रू मेटल एटम, तो यहाँ एक रिंग फॉर्म हो रही है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं EDTA 4- का। इसमें अगर हम देखें ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो डोनेशन साइट देख लेते हैं कौन कौन सी डोनर साइट्स हैं। तो एक है नाइट्रोजन, दूसरा लोन पेयर ये सेकंड नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, देन थर्ड लोन पेयर, देन 4 5 एंड 6 लोन पेयर इट कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम एट वन टाइम। सो इसलिए ये एक हेक्साडेंटेट या हम कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड है। नाउ किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स जो हैं इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल भी आ सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो भी आ सकता है। बट बिफोर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स हम एक डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल लेंगे, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन जब मेटल के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे आपको अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक रिंग फॉर्म होती है। देन ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो भी रिंग फॉर्म करता है आफ्टर डोनेटिंग इट्स 2 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। और एक और मैंने लिगेंड लिया है ग्लाइसिनेटो, ये भी जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है 1 थ्रू NH2 एंड सेकेंड लोन पेयर थ्रू ऑक्सीजन एटम। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो जितने भी डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं दे यूजेस देयर 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड टू अ सिंगल मेटल आयन which causes cyclization around the metal atom.
सच लिगेंड्स आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। तो अभी हमने देखा था कि जो डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, जब वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल आयन को तो एक रिंग फॉर्म हो जाती है। ऐसी रिंग को किलेट रिंग बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें किलेट रिंग प्रेजेंट होती है उसे मेटल किलेट बोलते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज किलेशन। एक लिगेंड जब मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करता है तो वो कितनी ज्यादा किलेटिंग रिंग्स बना सकता है, इट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितनी ज्यादा किलेटिंग रिंग बना पाएगा एक लिगेंड, उतनी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। जिन किलेट्स में 5 या 6 मेंबर रिंग्स बनती हैं, they are more stable than the chelates with 3 to 4 member rings, क्योंकि जो 3 to 4 member rings होती हैं they are highly strained. Now the stabilization of coordination compound due to chelation is called chelating effect. तो किलेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इसी इफेक्ट को किलेटिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो किलेटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी याद रखिएगा और ये टर्म भी याद रखिएगा, बिकॉज आगे रीजनिंग में यूज करेंगे। सो वी हैव डिस्कस दैट किलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन यूनिडेंटेड एनालॉग। तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव गिवन 2 कंपाउंड्स, या तो सेम मेटल आयन के कंपाउंड्स होंगे, मे बी डिफरेंट के भी हो सकते हैं, बट एक जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें किलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा। किलेटिंग लिगेंड मींस कोई भी डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में यू विल हैव यूनिडेंटेड लिगेंड। और क्वेश्चन आ सकता है विच वन आउट ऑफ 2 इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स विद किलेटिंग लिगेंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू किलेशन और किलेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। आई हैव रिटन 2 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, जिसमें से जो पहला कॉम्प्लेक्स है जिसमें EN प्रेजेंट है, EN मीन इथाइलिन डायमीन, जो कि एक डाइडेंटेड लिगेंड है एंड ऑल्सो अ किलेटिंग लिगेंड, इट इज मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? ड्यू टू किलेशन और किलेटिंग इफेक्ट। सिमिलरली एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोनेटो CO3 2- लिगेंड को बोलते हैं। वैसे CO3 2- को हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड की फॉर्म में बिहेव करता है देन इट इज नोन एज कार्बोनेटो। तो जो कार्बोनेटो के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इट इज नॉट स्टेबल। कार्बोनेटो एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन अगर आप कार्बोनेटो को एज अ बाइडेंटेड लिगेंड देखें तो इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा देन इट विल यूजेस द लोन पेयर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को देन एक 4 मेंबर रिंग बनेगी, और 4 मेंबर रिंग जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इट इज हाईली स्ट्रेन्ड, सो इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। इस वजह से कार्बोनेटो जो है इट डज नॉट बिहेव एज बाइडेंटेड लिगेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NH2NH2। इट इज नॉट अ किलेटिंग लिगेंड ऑल्दो इट हैज 2 लोन पेयर। इसके पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे एक एक लोन पेयर है, इट मींस 2 लोन पेयर है इस पे, पर ये एज अ किलेटिंग लिगेंड बिहेव नहीं करता है। ये एक टाइम में अपने दोनों लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट नहीं करता है। इसका रीजन भी अगर आप देखेंगे इट इज आफ्टर डोनेशन ऑफ इट्स 2 लोन पेयर फ्रॉम बोथ द नाइट्रोजन एटम 3 मेंबर रिंग बनती है जो कि हाईली स्ट्रेन्ड होती है। इस वजह से इट कैन नॉट फॉर्म अ किलेट विद मेटल, एज द किलेट फॉर्म्ड विल बी 3 member highly strained ring.
सो नेक्स्ट टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी डेफिनेशन भी आती है, एग्जाम्पल भी आता है. सो टर्म इज एम्बीडेंटेड लिगेंड. आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फीबियंस. वहाँ पे जो एनिमल है इट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. लेकिन अगर वो एनिमल, मान लीजिए फ्रॉग, अगर वो लैंड पे है तो वो वाटर में नहीं होगा, लेकिन अगर वो वाटर में चला जाता है तो वो लैंड पे नहीं होगा. मतलब एक टाइम में यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर एनिमल ऑन वन प्लेस. तो इसी तरह से एम्बीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं इनके पास दो लोन पेयर्स होते हैं, बट एक टाइम में ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं. So ambidentate ligands are the unidentate ligand which contain more than one coordinating atom and can ligate through two different sites. So इसका एग्जाम्पल हो सकता है NO2 माइनस, SCN माइनस एंड CN माइनस. सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोथायोसाइनेटो का. यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस लिगेंड इज बॉन्डेड टू मेटल थ्रू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. ये अपना सल्फर वाला लोन पेयर भी यूज कर सकता है. इन केस इट इज यूजिंग इट्स सल्फर लोन पेयर, देन इट्स नेम विल बी थायोसाइनेटो. ऐसे ही अगर आप NO2 माइनस की बात करें तो इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, देन इट विल बी नोन एज नाइट्रीटो N. It can also use its lone pair of oxygen to bond to central metal atom. Then its name will be nitrito O. लेकिन एक टाइम में या तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज करेगा या फिर ये ऑक्सीजन का यूज करेगा. दोनों लोन पेयर्स को सेम टाइम पे यूज नहीं करेगा. ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं. देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है साइनो का. यहाँ पे जो CN माइनस है लोन पेयर कार्बन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है. तो इस केस में कार्बन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू मेटल आयन. और नेक्स्ट केस आता है आइसोसाइनो का. यहाँ पे नाइट्रोजन इज यूजिंग इट्स लोन पेयर टू बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम. नेक्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर. इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा एंड कोई कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं एग्जाम में और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं. सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लिगेंड्स, या हम ये कहें कि नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड. तो जो मोनोडेंटेड लिगेंड है हमें पता है कि वो मेटल को कितने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 1. तो इनके लिए नंबर ऑफ डोनर एटम जो होंगे इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स. एंड इन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स नंबर ऑफ डोनर एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी. लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 EN प्रेजेंट है. EN मतलब इथाइलिन डायमीन, और इथाइलिन डायमीन की डेंटिसिटी कितनी होती है, 2. अगर मेरे पास 3 इथाइलिन डायमीन हैं तो कितने डोनर एटम होंगे, 3 into 2 मतलब 6 डोनर एटम्स होंगे. 6 लोन पेयर विल बी डोनेटेड बाय 3 EN. नाउ वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर. सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि इसमें प्लैटिनम जो कि सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. तो अगर आप यहाँ पे देखें प्लैटिनम इज अटैच टू 6 क्लोरीन एटम, और तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा प्लैटिनम का, 6. देन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वी हैव 3C2O4 2 माइनस, मतलब 3 ऑक्सलेट आयन है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 क्योंकि 3 ऑक्सलेट आयन है, इंटू 2 क्योंकि एक ऑक्सलेट आयन 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है. सो टोटल विल बी 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी 6. नाउ इन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास 3 अमोनिया है और 3 ही क्लोरीन है, और जो NH3 होता है वो भी यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, और जो Cl माइनस होता है वो भी यूनिडेंटेड लिगेंड होता है. सो यहाँ पे अगर आप कोबाल्ट की बात करें
तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 प्लस 3. 3 का मतलब है 3 अमोनिया है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, प्लस 3Cl माइनस, सो टोटल विल बी 6. नेक्स्ट एग्जांपल है COEN होल थ्राइस 3 प्लस. तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो EN जो है वो डाइडेंटेट लिगेंड है. एक EN 2 डोनर एटम यूज कर सकता है एट अ टाइम, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट विल बी 3 into 2 is equal to 6. सो नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो हमने ये देखा कि जो सेंट्रल एटम होता है अलॉन्ग विद इट्स लिगेंड, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. तो उस स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा पार्ट जो होता है इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर होता है वो सारे जो ग्रुप्स होते हैं दे आर नोन एज काउंटर आयंस. इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में दिस पार्ट Cu NH3 whole 4 2 plus it is coordination sphere, while ये जो बाहर हिस्सा रह गया SO4 2 minus आयन, ये जो है ये काउंटर आयन है. तो यहाँ पे सल्फेट जो है इट इज बिहेविंग एज काउंटर आयन. सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं. तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे जो K प्लस आयन है ये काउंटर आयन है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो इस वाले एग्जांपल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है. देन उससे अगला एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, ये पूरा ही एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सो नो काउंटर आयन इज देयर. सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. So this is the spatial arrangement of the ligand which are directly attached to the central atom or ion is called coordination polyhedron around the central atom or ion. अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें ligands जो हैं वो मेटल के साथ किस अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं उस अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं. अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है कि जो लिगेंड्स हैं दे हैव डोनेटेड 4 लोन पेयर टू द मेटल आयन. तो 2 पॉलीहेड्रन हो सकता है, पहला टेट्राहेड्रल शेप भी हो सकती है एंड सेकेंड कैन बी स्क्वायर प्लेनर. इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देन इट कैन बी ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप और it can also be square pyramidal. Then for coordination number 6 we will have octahedral shape. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स की कौन सी शेप होगी ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियोरी में या क्रिस्टल फील्ड थियोरी में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अभी हमने पहले कॉम्प्लेक्सेस को कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके ऊपर क्या चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है. लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्सेस को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड टू विच अ सेंट्रल मेटल आयन इज अटैच्ड. तो इस कैटेगरी में पहला जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं वो आते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलेप्टिक में अगर होमो का मतलब देखेंगे सेम, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल एटम या आयन इज लिंक्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. और अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो है 6NH3 लिगेंड से जुड़ा हुआ है. इट मीन 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है और 6 के 6 NH3 हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. देन नेक्स्ट आता है हेट्रोलेप्टिक.
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट जो है 4NH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है एंड इट इज ऑल्सो अटैच टू 2Cl माइनस। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए इन्हें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।